So in this lecture we will discuss the rest of the questions in unit 1, है ना। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँगी कि ये चीज़ें हैं जो आप हर एक योजना में लिख सकते हो। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। हर योजना में कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, बट जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड कोई स्कीम आई तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आप सब में ही यू कैन राइट इट डाउन, क्योंकि अल्टीमेट एम जो है उस योजना को लाने का वो यही है कि फार्मर्स का वेलफेयर हो सके, है ना। तो वो कुछ पॉइंट्स है, जैसे आपका 11th क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना था रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को और उसके ऑब्जेक्टिव को। तो इसमें ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं जो कि आप ऑलमोस्ट सारे ही योजना में जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड उसमें आप मेंशन कर सकते हो, राइट। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखा है कि ये कब हुआ, लाइक रेनफेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, दैट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 11-12 ना। तो किस ईयर में हुआ था ध्यान रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एम्स पे देख लो। तो इसका एम क्या है कि फार्मर्स की लाइफ की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी अगर आपका ऐसा प्रोग्राम आता है फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो अल्टीमेटली वो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव करेगा ही फार्मर्स का, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हो इन ऑल। तो आपके जो स्कीम्स आप देखोगे कि सबके ऑब्जेक्टिव में कुछ चीज़ें कॉमन है, तो आई थिंक यू शुड रिमेंबर दोज थिंग्स, है ना। लाइक इट एम्स एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स, स्पेशली कौन से फार्मर्स, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। मतलब इनके पास कुछ मतलब जो एरिया होते हैं ना लैंड वो कम अवेलेबल होती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास, ठीक है, 1 हेक्टेयर या कुछ उससे कम। तो उनको एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करके टू मैक्सिमाइज फार्म रिटर्न्स, है ना। मतलब एक ऐसी चीज़ें ने प्रोवाइड करा ना कि उनका जो फार्म रिटर्न है, मतलब जो उनको प्रॉफिट होता है ना एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, वो उनका मैक्सिमाइज़ हो जाता है। हम ये इंश्योर करते हैं यहाँ पे। और ये इंश्योर कैसे किया जाता है, बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू फार्मिंग प्रैक्टिसेस, है ना। उस तरीके से कुछ प्रैक्टिसेस हमें बता के कुछ फैसिलिटीज़ देकर हम इंश्योर करते हैं कि जो फार्मर्स है उनकी लाइफ इम्प्रूव हो, ठीक है, स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है कि एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, है ना। तो जो भी योजना तो उसमें क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी एनहांस करना हमारा टारगेट होगा कि जो चाहे आप इरिगेशन सिंचाई करेंगे तो आपका क्या एम होगा कि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, ठीक है। और रिस्क जो है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी से एसोसिएटेड उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं ऑब्वियसली, कि ड्रॉट की कंडीशन में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, बहुत फ्लड आ जाए तो भी हमारे जो खेत हैं वो सही रहें, क्या क्या किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्कीम्स में लेकर आते हैं एग्रीकल्चर स्कीम्स में, ठीक है। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार आप जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, और जो इसमें आपको लग रहा है कि कॉमन चीज़ें हैं विच यू कैन मेंशन इन एवरी क्वेश्चन, तो वो कर लो। कुछ एक चीज़ें बहुत अच्छे से आप पढ़ लो, है ना। कुछ योजना जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उनको आप डिटेल में स्टडी कर लो, बिकॉज द टाइम इज़ वेरी लेस। और अगर मैं एक एक एक्सप्लेन करने लगूँगी इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सिर्फ एक दिन बचा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप सब में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना, देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमारा एम है, जो अभी मेन एम होता है गवर्नमेंट का कोई भी योजना शुरू करने में, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अडॉप्ट करें, है ना। ये वाली चीज़ें ऑब्जेक्टिव में रहती हैं, ये उनका एम होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड ना हो, प्रेजेंट नीड भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन का भी काम चल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आप योजनाओं में मेंशन कर सकते हो इन ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ओके फिर जैसे फार्मर की इनकम बढ़ाना है हमें, तो थर्ड पॉइंट जैसे एनहांसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम एंड लाइवलीहुड सपोर्ट फॉर रिडक्शन ऑफ पावर्टी, है ना। पावर्टी ऑब्वियसली रिड्यूस होगी, है ना, गरीबी कम होगी जब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स यू कैन मेंशन। फिर जैसे एडवर्स इम्पैक्ट होता है क्रॉप फेल्यूर के टाइम, तो उसको रिड्यूस करना। अब अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं ज़्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, अनइवन तरीके से हो रहा है रेनफॉल, है ना, बारिश, तो फार्मिंग सिस्टम उससे हैम्पर ना हो, उससे डिस्टर्ब ना हो, उसको इंश्योर करना। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं, ठीक है। एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा था दैट वाज टू स्ट्रेंथन, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें आप देखोगे वही सेम चीज़। अब जैसे नेचुरल रिसोर्स इसके ऑब्जेक्टिव में क्या है, फिर ये कब स्टार्ट हुआ ये चीज़ें देख लेना, 1990 से 91, है ना। लैंड यूज़ पैटर्न को इसमें अच्छा करने के लिए, लैंड और वाटर रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए ये योजना लाई गई थी, ठीक है। ठीक है, वाटरशेड डेवलपमेंट मतलब जहाँ पे जैसे आपके वाटर रिसोर्सेज है कहाँ कहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वो पूरा जो वाटरशेड एरिया है उसका डेवलपमेंट करना। रेन फेड एरियाज़ जहाँ पे रेन हो रही है अनइवन तरीके से हो रही है ना,
तो क्या चीज़ें वहाँ पे ऐसे क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें या क्या मेथड्स यूज़ करें जिससे इन चीज़ों का इम्पैक्ट ना पड़े, हमारे रिसोर्सेज भी कंजर्व हो सकें, ठीक है। सॉइल और वाटर इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो कंजर्व हो सके, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकें, हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। एनहांस कैश फ्लो थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप गाँव में ही लोगों को बोलोगे कि मेक दीज स्ट्रक्चर्स और बदले में यू विल पे मनी टू देम, है ना। जैसे MG नरेगा स्कीम है ना, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला गारंटी एक्ट, वो भी इसमें आगे है। तो उसके अंतर्गत यही कहते हैं ना कि वहीं पे चीज़ें डेवलप करते हैं, वहीं के लोग को इन्वॉल्व करते हैं और उन्हीं को मनी देते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक असिस्टेंस उनको मिलता है, एट द सेम टाइम उन्हें वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम उन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हीं के एरिया का। तो एक साथ में इतने सारे अच्छे काम हो जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कि अब आजकल जो एक एम हो गया कि पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। जो भी प्रोजेक्ट है तो उसमें जो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग हो रही है कि हमें अगर लेट्स से इरिगेशन पर्पज़ के लिए चीज़ें अच्छी करनी है या वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ताकि हम इरिगेशन कर सकें, अच्छा प्रोडक्टिविटी कर सकें, है ना। तो वहीं के लोगों को पार्टिसिपेट कराओ, उन्हीं से कहो कि क्या प्लानिंग की जा सकती है, कौन से एरिया में आपकी लैंड है, आप बताइए कौन सा एरिया में हम ये स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें खुद प्लान करो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, आपस में मिलकर आओ, जो भी चीज़ें हैं डू इट ऑन योर ओन, और मॉनिटरिंग करो कि कितना स्ट्रक्चर बन गया क्या। तो इन सब चीज़ों में एक लोगों की सहभागिता को बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना, पीपल्स पार्टिसिपेशन, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कॉमन है, इनको आप एक बार समझ लोगे तो यू कैन राइट इट डाउन, है ना। देन इकोलॉजिकल बैलेंस यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप समझ लो, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कल्टिवेटर्स का बना रहे, फार्म प्रोडक्शन बढ़े, लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम, रोजगार के साधन इसमें से मिल जाएंगे आपको। सो ये सारी चीज़ें इसमें कॉमन रहती हैं, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स विच यू कैन मेंशन ओवर हियर। फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था ना, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, ठीक है। इसमें साथ ही साथ जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन भी हो, ताकि फ्यूचर के लिए वो अवेलेबल रह सके ना। वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़े, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी भी कंटिन्यू रह सके, यानी कि इतना ज़्यादा यूज़ कर लो कि फिर सॉइल की फर्टिलिटी ही चली जाए, इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स सारे यूज़ नहीं करने, हमें ऑर्गेनिक मेथड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब फॉर फ्यूचर ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू मेक इट अवेलेबल by fulfilling the need of the present generation. At the same time, you are fulfilling the needs of present generation also. तो एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, ये इसका एम है। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, मतलब सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन पे ध्यान देना है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करना है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी मैप्स वगैरह बनाते हैं, सॉइल टेस्ट किया जाता है, उसमें कौन से मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसी हिसाब से फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन व्हाई विल वी यूज़ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हो पाए उसके लिए सॉइल टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाला हमने देखा था, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, है ना। कम पानी में ज़्यादा सिंचाई कर लेना, टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स टू कंजंक्शन विद अदर ऑनगोइंग मिशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जो आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में ना पड़े, ये चीज़ें उसके लिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैथड्स लेके आते हैं हम, ठीक है। तो ये सब मिशन जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप कॉमन है कि ऑब्वियसली कोई चीज़ आई तो आप फार्मर का इनकम इंक्रीज़ करना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना चाहते हो, प्रोडक्शन फार्म प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंप्रूव करना चाहते हो, तभी वो योजना आई है ना, ये सारी चीज़ें देखना। देन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करके रखना, उनका सस्टेनेबल यूज़ करना, ताकि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल हो पाएँ और फ्यूचर की भी। तो ये सारी कुछ चीज़ें यू कैन मेंशन। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना फार्मर्स को, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अभी आप पढ़ाई कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जैसे ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, है ना। तो इसके अंदर जैसे मैंडेट क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या, गोल्स क्या हैं, तो ये आप एक बार देख लो। अब मैंडेट में है तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ध्यान रखना कि ये 100 दिन का एक गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर
किसी भी रूरल हाउस होल्ड में एक एडल्ट मेंबर को दिया जाएगा, ठीक है। इसमें अनस्किल्ड वर्क होते हैं, इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि आपको 100 दिन की रोज़गार प्रोवाइड करे वो एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम, है ना, 100 दिन आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दिस विल बी इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट, है ना। तो ये स्कीम है मनरेगा की, ठीक। और इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि 100 दिन से ज़्यादा ही हो, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा, आपको स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत नहीं है उसमें। जो भी गांव में जैसे कोई काम चल रहा है ना तो उसमें बुला लेते हैं और बदले में पैसे देते हैं अकाउंट में, ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। तो इससे क्या होगा, जो पुअर पीपल हैं उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, सोशल इंक्लूजन होगा उनका, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रेंथ होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप लोग ग्राम पंचायत के बारे में जानते होगे ना, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना, ये बजटिंग करना, इन सारी चीज़ों की, देन मनी अलॉट करना, ठीक है, लोगों को काम अलॉट करना, ये सब पंचायत ही करती है, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे, वहीं पे लोकल लेवल पे। तो इससे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑब्वियसली वो सशक्त होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, क्योंकि उनका काम बढ़ेगा और उनकी एक पहचान होगी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल गेट, दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट। तो उससे उस चीज़ का अस्तित्व क्यों है, वो चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। गोल्स क्या है, तो सोशल प्रोटेक्शन फॉर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनको एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके ना, उनकी लाइवलीहुड सिक्योरिटी देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं रूरल एरियाज़ में उनको रीजनरेट करना, ठीक है। जो एससीज एंड एसटीज़ हैं, विविध हैं, सोशली डिसएडवांटेज लोग जो हैं उनको सशक्त करना, एम्पावर करना, ठीक है। देन पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, क्योंकि इसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पीपल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है विकेंद्रीकरण, कि जैसे जो आपके डिसीजंस हैं, ठीक है, जो काम है, वो चीज़ें केवल एक इंसान कोई नहीं स्पेसिफिकली डिसाइड कर रहा आप लोग के लिए, आप लोग खुद अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पावर्स जो हैं वो खुद नीचे ट्रांसफ़र कर देना, कि आप खुद से डिसाइड करें, ये पावर आपको दे दी गई, फ्रीडम शॉर्ट ऑफ यू हैव बीन गिवन, है ना। इससे हमारी डेमोक्रेसी बढ़ेगी, लोकतंत्र बढ़ेगा, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये समझ ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ना इंटरवीन करके जो पंचायती राज सिस्टम है आपके गांव में, जो लोकल लेवल पे जो गवर्नेंस सिस्टम है, वो ये चीज़ें देखता है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी बढ़ रही है ना, लोग अपने लिए डिसीजंस खुद ले रहे हैं। तो मनरेगा के थ्रू ये चीज़ भी हो रही है कि जो डेमोक्रेसी वो स्ट्रेंथन हो रही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स थे वो हो गए, ठीक है। अब कुछ इस तरह सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, तो ये तुम लोग देख लो, जैसे अटल पेंशन योजना वगैरह है, ठीक है। तो अब ये एक एक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम लोग ऐसे देखो कि इसमें किन चीज़ों पे ध्यान देने से। अटल पेंशन योजना है तो किन लोगों के लिए, 18 से 40 साल के जो एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये एज ग्रुप्स ध्यान रखना। वहीं पे जैसे सुरक्षा बीमा योजना है, तो ये इसमें कितने एज ग्रुप के, तो 18 से 70 साल के लोग के लिए है ना, तो इसको थोड़ा कंपैरेटिव वे में स्टडी कर लो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये 18 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों के लिए है, ठीक है। तो कौन सी एज ग्रुप के लिए क्या क्या सुविधा है वो थोड़ा देख लो। जैसे अटल पेंशन योजना में क्या है, 1000 से 5000 तक का रुपये आपको मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में आप कुछ अमाउंट जमा करते हो, तो वो कितना है, अगर दिया है तो वो पढ़ लो। और इसमें क्या होगा, जब आप 60 ईयर्स की एज अटेन कर लोगे तो आपको 1000 से 5000 तक की मंथली पेंशन मिलेगी, एज़ पर द जो आपने दिया है। अभी जो आप जमा करोगे उस हिसाब से, अगर ज़्यादा करोगे तो 5000 तक मिल जाएगा, कम कटवाओगे तो 1000 रुपये मिलेगा, है ना, इस तरह से है। फिर इसमें और क्या चीज़ें, जैसे लेट्स से जिसने जमा किया वो अब नहीं है तो उसके स्पाउस को मिल जाएगा, नॉमिनी को मिलेगा ना जो पैसा उसका था। ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या है, तो वो देख लो कि ये एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी को भी कवर करता है। जैसे कोई एक्सीडेंट किसी का हो गया, तो कोई डिसेबिलिटी आ गई, तो उसको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। तो एक 1 ईयर का कवर है ये, ठीक है, जिसको आप एनुअली रिन्यू कर सकते हो। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या है कि 2 लाख अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं।
या फिर अगर कोई परमानेंटली डिसेबल हो गया, मतलब परमानेंटली उसके हैंड्स या लेग्स में कुछ हो गया, वो डिसेबल ही हो गया, आंखें चली गई परमानेंटली, तो उसको 2 लाख रुपए तक का मिलेगा, ठीक है, कवरेज। बट इफ़ लेट्स से पार्शियल डिसेबिलिटी आई, मतलब पूरी तरीके से नहीं डिसेबल हुआ है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, तो 1 लाख रुपए का मुआवजा उसको दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो भी इंडिविजुअल हैं, चाहे सिंगल और जॉइंट बैंक अकाउंट होल्डर्स 18 से 70 साल के, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसमें आपको कितना जमा करना होगा, तो हर साल 12 रुपये सिर्फ अकाउंट होल्डर को पे करने होंगे, ठीक है। और ये स्कीम कौन ऑफ़र करता है, तो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, या फिर कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी स्कीम ऑफ़र करती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर ये चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, ये भी 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें 2 लाख रुपए का कवर है। 18 से 50 साल के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनका सेविंग बैंक अकाउंट हो, ठीक है। इसमें आपको 330 रुपये हर साल में हर मेंबर को जमा करना, और हर साल के बाद ये रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। 1 साल का है, बट आफ्टर एवरी ईयर यू कैन रिन्यू इट। और इसको LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और दूसरे जो लाइफ इंश्योरेंस है वो इसको ऑफ़र करते हैं, इस योजना को, ठीक है। तो ये हो गया आपको सोशल सेक्टर में जो भी है। तो अब ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, 20 पॉइंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ये आप लोग खुद से एक बार देखना और इसी तरीके से जो मेन पॉइंट्स है वो करो, ओके। कुछ चीज़ें जो सब में कॉमन है वो आप हर जगह मेंशन कर सकते हो, किसके डेवलपमेंट के लिए क्या है, ठीक। और ये चीज़ें देख लो। और जैसे इंदिरा आवास योजना, तो पता है कि ये हाउसिंग से रिलेटेड, आवास मतलब घर है ना, तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा वर्ड से देख के तो सबको घर की सुविधाएं हों। कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बच्चों आप लोग देख लेना अपने लेवल पे ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। तो ये सब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो अब इसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पावर्टी एलिवेशन होगा, है ना, ठीक है। तो मिटिगेट पावर्टी एलिवेशन मीन्स टू मिटिगेट, उसको दूर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो नाम से ही आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। कुछ स्कीम्स अच्छे से पढ़ लो, कुछ में एक जनरल आइडिया ले लो कि ठीक है रूरल एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें ये चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट यूनिट आई हैव कवर्ड जो इम्पोर्टेंट थे, और कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट आप उसको एक बार खुद से ही देख लो ना। लाइक जैसे अब जवाहर रोजगार योजना है, इसमें देखो सेंटर और स्टेट दोनों 80:20 कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। किसको, SC STs एंड फ्री बॉन्डेड लेबर को प्रेफरेंस दी जाती है। जो पीपल बिलो पावर्टी लाइन है वो टारगेट ग्रुप्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना इसका वो है, मतलब हर किसी को नहीं, बट दोस्त हुआ बिलो पावर्टी लाइन उनके लिए है, ठीक है। यही सब है चीज़ें इसमें, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियसली जो पुअर पीपल है उनको स्ट्रेंथन करना, एम्पावर करना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होंगे, तो नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये योजना क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बताओ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस तो छोड़ के आने का कोई मतलब ही नहीं ना। ऑब्जेक्टिव आपको नाम से क्लियर है कि इसका एम ही है रोज़गार देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, ताकि पावर्टी को हटाया जा सके, है ना, एम्पावर किया जा सके रूरल पीपल को, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कैन मेंशन, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अब देखते हैं बाकी के यूनिट्स में क्या करना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, है ना। आई वॉज ऑल्सो बिजी, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, सो दैट्स वाई I was unable to see, बट तुम लोगों ने कहा तो मुझे लगा आई शुड मेक, है ना, थोड़ा पहले से टाइम होता तो अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता था, बिकॉज सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है, तब तक आप लोग इसको पढ़ो अपने हिसाब से थोड़ा सा, ठीक है, चीज़ों को। और जो आपको चीज़ लग रही है ना, जैसे समथिंग विच यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो वो चीज़ मुझे बता दो, तो अभी मैं उस पर बना दूँगी। कुछ आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन मेंशन, तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो अभी ऐसे कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है, तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आप चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन मेंशन इन एनी ऑफ द लेक्चर्स, तो मैं उसको देख के उस पर बना दूँगी, ठीक है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो अभी देख लो। तो फर्स्ट यूनिट तो आई हैव कवर्ड फ्रॉम माई साइड, बाकी आप लोग मुझे बता दो कि कौन सा मैं करूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, तो वो देख कर बता दो, तो वो टॉपिक्स पे मैं बना सकती हूँ वीडियो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।